नमस्कार फ्रेंड। आज हम भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है वो काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके कई देशों के यहाँ ऋण बकाया है। भारत का भी ऋण है तो चाइना का भी ऋण है, अन्य देशों का भी ऋण है। लगभग लगभग 84 बिलियन डॉलर का इसके ऊपर ऋण हुआ है, जिसमें से 52% तो सिर्फ चीन के द्वारा ऋण है। और इस ऋण को सही करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए चीन सरकार द्वारा कुछ समझौते हुए हैं। इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे ये ऋण जो पुनर्गठन है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये जो आर्थिक संकट आया है इसका कारण क्या है, इसे कैसे बचा जाए ताकि भारत में भी ये आर्थिक संकट न आए। तो इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋण पुनर्गठन, जो चीन द्वारा हाल ही में लगभग 4 बिलियन डॉलर का किया गया है। अब ऋण पुनर्गठन होता क्या है? जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो एक समझौता हम करते हैं कि भाई आप मेरा ऋण कम कर दो या ऋण का जो ब्याज है वो कम कर दो। तो उसको हम ऋण पुनर्गठन कहते हैं, ताकि हम अपने ऋण को चुकता कर सके और अपने आर्थिक गतिविधियों का अच्छे से संचालन कर सके, ताकि अन्य का भी ऋणों का भुगतान हम कर सके। इसी को हम ऋण पुनर्गठन कहते हैं। ये समय समय पर भारत में भी होता है, भारत के बैंकों के द्वारा भी होता है, और पर्सनल लेन देन में भी ये होता है। जो साहूकार होते हैं जो ऋण देते हैं, तो ऋण पुनर्गठन ये होता है। आरबीआई के माध्यम से भी ये बड़े पैमाने पर किया जाता है ऋण पुनर्गठन। तो हमने समझा ऋण पुनर्गठन क्या होता है। अब चर्चा में इसलिए है कि चीन ने 4 बिलियन डॉलर का ऋण पुनर्गठन किया है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में श्रीलंका को एक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ अन्य देशों से ऋण प्राप्त भी कर सकता है, जैसे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। आईएमएफ से इसको लगभग लगभग 3 बिलियन डॉलर का ऋण देने के लिए सहमति हुआ था, लेकिन आईएमएफ ने इसका ऋण रोक दिया। कितना? लगभग लगभग 3 बिलियन डॉलर। और साथ ही अब इस पुनर्गठन से उसको लगभग 333 मिलियन जो पैसे हैं वो प्राप्त हो जाएगा अपने आर्थिक विकास के लिए, और जो ऋण भुगतान है उसके करने के लिए। तो आईएमएफ से कितना ऋण मिलेगा? लगभग लगभग आईएमएफ से 333 मिलियन। उसके बाद से जो चाइना से लगभग 4 बिलियन डॉलर का जो ऋण पुनर्गठन है वो हुआ है। 4 बिलियन डॉलर। कितना? 4 बिलियन डॉलर। ठीक है, 4 बिलियन डॉलर का ऋण पुनर्गठन हुआ है चाइना के द्वारा श्रीलंका को। अब इसका आर्थिक कारण क्या है कि इतने बड़ी मात्रा में चाइना में आर्थिक कारण उत्पन्न हो गई, जिससे वो अपने आप को खुद ही दिवालिया घोषित कर लिया। इसके हम कई कारण समझ सकते हैं। जैसे पहले तो आर्थिक कारण है, जैसे लोक लुभावन वादे राजनीतिक चुनाव में, जैसे किसी को फ्री में बिजली दे दो, किसी को पानी दे दो, तो किसी को स्कूटर दे दो, तो किसी को घड़ी दे दो, किसी को टीवी फ्री में बांट दो। तो ऐसे अनेक कारण हैं। किसी को पैसे दे दो 10-20 हजार मंथली। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिसके वजह से श्रीलंका राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ये सब किया, और उसके वजह से उसका आर्थिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद से जो उसके अंदरूनी कलह थे, जैसे गृह युद्ध हुआ, आतंकवाद हुआ, या राजनीतिक उथल पुथल हुआ, इसके वजह से भी उसके आर्थिक जो संकट है उत्पन्न हुआ, और अपने आप को दिवालिया कर लिया। उसके बाद से जो कारण है वो है वैश्विक कारण, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। इसके वजह से भी इसके देश में आर्थिक मंदी आ गई, जिसके आयात निर्यात भी काफी कम हो गए अन्य देशों के माध्यम से। तो आर्थिक कारण का एक यह भी कारण है। और तत्कालीन समय में आप कोविड का प्रभाव जानते ही है, इसके कारण भी कई जगह से उसके व्यापार बंद हो गए। उसका मुख्य जो व्यापार होता है वो पर्यटन को लेकर होता है, वो भी ये प्रभावित हुआ और बंद हो गया, और इससे बड़ी मात्रा में उसको आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी श्रीलंका को, जिसके वजह से वो आर्थिक दिवालियापन हो गया है। तो क्या क्या कारण है? पहला, राजनीतिक लाभ।
राजनीतिक लाभ। उसके बाद से जो कारण है वो रूस यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध। उसके बाद से जो कारण है वो महामारी। उसके बाद से जो कारण है आतंकवाद, आतंकवाद। ऐसे अनेक कारण है जिसके वजह से वो आर्थिक संकट से जूझ गया है। और भारत में भी इसको सीख लेना चाहिए, एक सीख के तौर पर इसको लेना चाहिए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से, ताकि वो आर्थिक संकट में न फंसे। ठीक है, क्योंकि भारत में भी लोक लुभावन वादक के चक्कर में, सत्ता प्राप्ति के चक्कर में फ्री बीज दिया जाता है, फ्री में घड़ी दे दो, फ्री में बिजली दे दो, फ्री में पानी दे दो। तो ये सब चीजें भारत में नहीं होना चाहिए, जिससे हम आर्थिक संकट से बचे रहें और भारत को आर्थिक उन्नति और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सके। ओके, तो ये कारण रहे और चर्चा हमने कर लिया क्या कारण थे। अब हम चर्चा करेंगे भारत का इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि चीन की जो ऋण जाल में है उससे और देशों को फंसाने में चीन को मदद मिलेगा। लोग सोचेंगे चलो भाई हम ऋण लेते हैं, बाद में तो पुनर्गठन कर ही देगा या बाद में ऋण माफ कर देगा, कर्ज माफ कर देगा। तो इससे हमारे जो पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं ऋण जाल में फंस के और चाइना को अपने ऊपर हावी होने देंगे और भारत पर इसका कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देशों के साथ है वो प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पल्स ऑफ स्टिंग, जो भारत की घेरने की नीति है कि पड़ोसी देशों को मजबूत करो और उसके बीच भारत को घेरो, वो भी कहीं ना कहीं चाइना से अन्य देशों के साथ रिलेशन मजबूत होगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो हिंद महासागर में जो गतिविधियां है, नौसैनिक गतिविधियां, वो भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो श्रीलंका है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। जैसा आप मैप में देख रहे हैं कि भारत और श्रीलंका का संबंध कितना नजदीक का है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो रक्षा समझौते उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही जो भारत है वो उसके जो ऋण जाल है उसके फंसने से बचने के लिए भारत को भी अन्य देशों का मदद करना पड़ सकता है, जिससे भारत को आर्थिक जो कमी है उसको झेलना पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं जो भारत पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले चीन का ऋण जाल वृद्धि होगा, चीन का ऋण जाल में वृद्धि होगा, ऋण जाल में वृद्धि होगा। उसके बाद पल्स ऑफ स्प्रिंग, पल्स ऑफ स्प्रिंग का प्रभाव, हिंद महासागर में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अनेक प्रभाव पड़ेगा भारत को इस ऋण पुनर्गठन के कारण। चीन का जो विकास है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें भारत को अब ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद से अब हम डिस्कस करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध। भारत और श्रीलंका संबंध अनेक रास्तों से है, अनेक चीजों में एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका का जो संबंध है लगभग 5 मिलियन डॉलर का है, 5 बिलियन डॉलर का है भारत और श्रीलंका का संबंध। इसके अनेक राजनीतिक गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां होती है, कनेक्टिविटी की गतिविधियां होती है। जैसे एयर बबल को ले लीजिए या ओपन स्काई को ले लीजिए, एक कनेक्टिविटी का माध्यम है। उसके बाद से जो सांस्कृतिक माध्यम है, जैसे तमिलनाडु जो राज्य हमारा श्रीलंका से सटे हुए, तो हम एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं, जानते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के संबंधों को प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के संबंधों को ये जोड़े रहता है। उसके बाद से जो है वो हिंद महासागर से है। हिंद महासागर एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जहां से तेल की आने जाने की जो आवाजाही है वो होता है, वो श्रीलंका से भी होकर होता है और अन्य देशों से भी होकर जाता है। तो ये भी एक दूसरे के संबंधों को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। देन आफ्टर उसके बाद से जो भारत और श्रीलंका संबंध है वो मत्स्य पालन के लिए है, और इसमें भी भारत और श्रीलंका एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने में। उसके बाद से पड़ोसी फर्स्ट की जो नीति है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका एक दूसरे से साथ रहते हैं और एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, और भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में सहायता भी प्रदान करता है। ओके, और जब अभी आर्थिक संकट आया है तो भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में
श्रीलंका को सहायता दी है, चाहे खाद्य पदार्थ को लेकर हो या $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन गारंटी की हो, चाहे आईएमएफ में पुनर्गठन ऋण को लेकर हो या चीन के साथ पुनर्गठन को लेकर हो या चीन के साथ समझौता कराने में हो ऋण को लेकर, तो इन सब में भी भारत ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को सहायता प्रदान किया है। तो क्या क्या किया है, भारत लगभग 5 बिलियन डॉलर का व्यापार है। उसके बाद से मत्स्य पालन के क्षेत्र में है। उसके बाद से आर्थिक संकट में सहायता, आर्थिक संकट में सहायता। उसके बाद से हिंद महासागर में सहायता, हिंद महासागर के लेकर जुड़ाव, ठीक है। उसके बाद घरेलू सहायता। ऐसे अनेक सहायता है जिसके माध्यम से दोनों देश एक दूसरे को सहायता करते हैं और संबंधों को बनाए रखने में प्रदान करते हैं, संबंधों को आगे ले जाने में एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमने आज ऋण पुनर्गठन के बारे में समझा और भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।